नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। दर्शकों, गुलाबी ठंड का आगाज़ हो चुका है और इस ठंड में अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। ख़ास करके मैं उन सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो सुबह निकल रहे हैं और मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो वो इस बात का और ख़्याल रखें कि कुछ ऐसा गर्म ज़रूर पहन करके निकलें ताकि आप अच्छा फील कर सकें और आपकी तबीयत भी ख़राब ना हो। तो इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज का दिन जो है वो बहुत ख़ास है। और मैं बात करूँ इस पूरे हफ्ते की, तो ये हमारे पहचान के सम्मान का सप्ताह है। अगर मैं इसे ऐसे ही कहूँ तो ये शायद ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ही हमारी पहचान है। और ये संस्कृति और सभ्यता हमें कहाँ से पता चलती है? अपने धरोहरों से पता चलती है। जी हाँ, विश्व धरोहर सप्ताह जो है वो हम मना रहे हैं 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक। ये पूरा हफ्ता जो है वो डेडिकेटेड है विश्व धरोहर दिवस को लेकर के और साथ ही सप्ताह को भी लेकर के। और इस दौरान ये कोशिश होती है कि हम अपने धरोहरों के प्रति पहले से और अधिक जागरूक हो जाएं, उन्हें जानें और साथ ही उनका बेहद सम्मान करें। तो आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एक बेहद ही खास मेहमान। तो आइए उनसे समझते हैं कि क्या है विश्व धरोहर सप्ताह, ये क्यों मनाया जाता है और लोग धरोहरों के प्रति आज के समय में कितने जागरूक हैं और उन्हें कितना और जागरूक होने की ज़रूरत है। तो विशी उपाध्याय जी आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। विशी जी के बारे में आपको बता दूं कि विशी जी संग्रहालय अध्यक्ष हैं बिहार म्यूजियम में। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। मैम सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि इस सप्ताह को मनाने के पीछे का क्या उद्देश्य है। एक उद्देश्य तो हमें ये समझ में आता है कि अवेयरनेस, लेकिन और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस सप्ताह के बारे में या अपने धरोहरों के बारे में हमें जाननी चाहिए? जैसा आपने बताया कि ये सप्ताह हम इसीलिए मनाते हैं कि आम जनता को जागरूक कर सके अपनी धरोहर के प्रति। इसके अतिरिक्त हम ये कह सकते हैं कि गतिविधियों के थ्रू जो स्थानीय समुदाय हैं उनको हम अपनी धरोहर पर गर्व करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है और जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है, इसको काफ़ी मजबूती मिलती है। तो मैं मानती हूँ ये इन गतिविधियों के थ्रू हम इन चीज़ों को भी बढ़ोतरी करते हैं। मैम अभी आप गतिविधियों की चर्चा कर रही थी, किस तरीके की गतिविधियां जो हैं इस दौरान, इस पूरे हफ्ते के दौरान आप लोग कराते हैं? जी, इसमें पुरातत्व विभाग और संग्रहालय इन दोनों की भूमिका होती है। पुरातत्व संस्थान यूजुअली जो उनकी साइट्स होती हैं वहाँ पे हेरिटेज वॉक कराते हैं। दूसरा, कुछ छाया चित्र प्रदर्शनियाँ होती हैं और कार्यशालाएँ होती हैं सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए। संग्रहालय में हम थोड़ा लिमिटेड होते हैं एक्टिविटीज़ को लेके। इसमें जो 18+ लोग होते हैं उनके लिए हम गैलरीज में गाइडेड टूर करते हैं और जो बच्चे होते हैं उनके लिए यूजुअली निबंध प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिताएँ या प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएँ इस तरह के हम आयोजन करते हैं। मैम अगर मैं बात करूं कि भारत की धरोहरों के बारे में बात करूं, तो वैश्विक स्तर पर भारत की धरोहरों को आप कैसे देखती हैं या उनको किस तरीके की पहचान जो है वो पहले मिली है और आगे आने वाले समय में मिलने की गुंजाइश है या मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी बड़ी है? जी, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भारत ऑफकोर्स बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है और अब जिस भी रीजन में जाएंगे एक अलग प्रकृति का ही पूरा स्थल आपको दिखाई देगा। हर किसी में अपनी अपनी यूनिकनेस है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, ताजमहल अपने में एक जो है प्रेम का जो है सिंबल है वो। दूसरा, आप अजंता एलोरा की गुफाएं देख लीजिए, उनमें एक यूनिकनेस है। सुंदरबन डेल्टा, उसमें जैव विविधता दिखती है। तो ये जो यूनिकनेस है जिसे हम यूनिवर्सल आउटस्टैंडिंग वैल्यू कहते हैं और जिसके थ्रू यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी काउंट करती हैं, तो यही चीज़ें हैं जो पूरे विश्व में जो है उसके शोध और पर्यटन को बढ़ावा देती हैं। तो जो भी भारत के पुरातन स्थल हैं सब अलग अलग प्रकृति के हैं और इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। तो मैं वैश्विक स्तर पर इसी तरह से देखती हूँ, ये शोध और पर्यटन इन दोनों को बढ़ावा दे रहे हैं। और अगर मैं बिहार के पर्सपेक्टिव से समझूं तो यूनेस्को ने भी यहाँ कुछ जगहों को चुना है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जी,
जब मैं बिहार आई थी 2014 में, उस समय केवल एक ही साइट थी बोध गया, जो कि यूनेस्को में काउंट होती थी। और इन्हीं 3-4 सालों में जो है पुरातत्व विभाग के प्रयासों से नालंदा को भी विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है बिहार सरकार का। इसके अतिरिक्त आगे आने वाले वर्षों में जो इनटेंजिबल कल्चर लिस्ट होती है यूनेस्को की, उसमें बिहार संग्रहालय प्रयास कर रहा है कि जो छठ का पर्व है उसको हम इंक्लूड कर सकें। ये तर्ज पे है जैसे कोलकाता में दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल में काउंट किया गया है, उसी प्रकार छठ को भी किया जाए, क्योंकि इसका भी एक बहुत पुराना इतिहास है जो हम रामायण के समय से देख रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सब प्रयास काफ़ी सराहनीय है बिहार सरकार के। टैंजिबल और इनटैंजिबल के बीच का कुछ एक अंतर अगर आप हमारे दर्शकों को बता दें तो ज़रूर उन्हें इस चीज़ को समझने में और आसानी होगी। टैंजिबल जैसे हिंदी में हम जो है मूर्त और अमूर्त इस तरह की हिंदी में बोलते हैं। टैंजिबल जो है जो ओरल हिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं, फोक कल्चर, वो टैंजिबल है। इनटैंजिबल जो आप अपनी ऐतिहासिक धरोहर देखते हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, संग्रहालय हैं पुराने, ये सारे जो हैं इनटैंजिबल जिन्हें हम छू के देखते हैं और जो अचल हैं, उस तरह की चीज़ें। मैम एक और बात हम समझना चाहते हैं कि पुरातत्वों की जो पूरी टीम है वो धरोहरों के संरक्षण में कैसे काम करती है, क्या उनकी पूरी प्रक्रिया होती है? अगर जैसे यूनेस्को ने भी अगर एक साइट को कहा कि उसने उसे मार्क किया, ऑल्दो वो हमारे लिए पहले से ही धरोहर थी, लेकिन जैसे उसने उसे मार्क किया तो अब उसके संरक्षण के लिए और उसके अच्छी व्यवस्था और रखरखाव के लिए आप लोग और क्या करते हैं? जी, मैं आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि जो पुरातत्व की जो टीम होती है उनको जब किसी संरक्षण का कार्य दिया जाता है तो उन्हें सबसे पहले तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो नियम बनाए हैं उनका पूरा ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, जिस पूरा स्थल को वो प्रिजर्व करने जा रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है, उसके हिसाब से उनका स्पेशलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए किसी रॉक आर्ट साइट पे जा रहे हैं तो उसमें जो कंजर्वेटर और आर्कियोलॉजिस्ट की टीम होगी उन्हें पूरा उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। वो सब चीज़ें हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आप प्लीज़ रिपीट करेंगे? जी, मैंने यही कहा कि जैसे यूनेस्को ने अगर कहा कि ये जगह को हम वैश्विक स्तर पर धरोहर कह रहे हैं तो उसके रखरखाव या उसके मेंटेनेंस के लिए पुरातत्व की टीम कैसे काम करती है? जी, उसमें जैसे ही एक यूनेस्को साइट में उसका नाम दर्ज होता है, उसके बाद कुछ फंड्स होते हैं वो सब आते हैं। पीआर का काम जो है वो यूनेस्को विश्व स्तर पे करना शुरू करती है। इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट की ड्यूटी है कि जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको हम मेंटेन करके रख सकें, विजिटर के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो ला सकें, और अगर फंड अलाउ करता है तो जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं लाइक डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ उसको ला के हम अपना फुटफॉल और बढ़ा सकें। तो बेसिक यही है कि एजुकेशन और पर्यटन, इन दो चीज़ों को बढ़ावा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी टीम के पास होती है। जी। अभी आप टेक्नोलॉजी की बात कर रही थी मैम, किस तरीके की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है आज के समय में धरोहरों के संरक्षण के लिए? जी, इसमें मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगी 3D लेज़र टेक्निक। इसमें किसी भी मॉन्यूमेंट को पूरी तरह से उसका हर एक हिस्सा है उसे लेज़र टेक्निक से हम स्कैन कर लेते हैं। ये या तो हम डिजिटल एग्जीबिशन कोई करना चाह रहे हैं उसमें ये डेटा काम आता है, या फिर कोई भी जो इमारत होती है वो दिन प्रतिदिन क्षरित भी होती है। तो हर साल जब हम ये 3D स्कैनिंग करते हैं तो उसके क्षरण का भी हमें पता चलता है। तो कंजर्वेशन जो भी पर्सपेक्टिव होते हैं उसमें हमें हेल्प मिलती है करने में। दूसरा, आजकल एक टेक्नोलॉजी चल रही है फोटोग्रामेट्री, उसे में भी जो है इस तरह से हम स्कैनिंग करते हैं, और आप समझ लीजिए आप एक हार्ड कॉपी पढ़ते हैं बुक की, ये एक फोटोग्रामेट्री होती है जो डिजिटल कॉपी होती है। हर एक चीज़ को वर्ल्ड वाइड कहीं भी बैठा हुआ इंसान उसे वेबसाइट पे आपकी पढ़ाई कर सकता है। तो ये आधुनिक टेक्निकें हैं। और दूसरा एक होता है ड्रोन सर्वे, ये बेसिक है, जिन संस्थाओं के पास बहुत फंड नहीं है वो ड्रोन सर्वे के थ्रू जो है संरक्षण का कार्य करते हैं। जी मैम, चूँकि आप संग्रहालय अध्यक्ष हैं तो संग्रहालयों में कैसे मेंटेनेंस का काम किया जाता है और वहाँ आप कैसे ख्याल रखते हैं कि वो मेंटेन रहे जो हमारे धरोहर हैं जिन्हें कई सारी जगहों से पिक करके वहाँ एक जगह असेंबल किया गया है, रखा गया है, तो उनके मेंटेनेंस के लिए आप लोग क्या करते हैं? क्या कुछ उसके लिए भी कुछ डिजिटल तरीका है जिसको अपनाते हैं? यूजुअली जब एक बार हमने डिस्प्ले कर दिया गैलरी में किसी ऑब्जेक्ट को तो उसमें जो कंसर्न क्यूरेटर्स होते हैं एंड कंजर्वेटर की टीम, उनकी ड्यूटी होती है कि टाइम टू टाइम जो भी कंजर्वेशन आपकी कंडीशंस हैं गैलरी के अंदर उसको आप मेंटेन करते रहें। कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जिसे हम हर गैलरी में प्लेस करते हैं, उसमें टेम्परेचर
जो भी है मॉइस्चर का परसेंटेज, ये सब हम टाइम टू टाइम मॉनिटर करते हैं। यूजुअली हम फील करते हैं जैसे ही फुटफॉल बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, फुटफॉल कम होगा टेम्परेचर डाउन होगा। तो इन चीज़ों को मेंटेन करते हुए हमारा कंजर्वेटर हमेशा वहाँ पे होता है, एसी का टेम्परेचर है उसे कम डाउन करते रहते हैं हम लोग। तो ये सब चीज़ें हैं जो मेन होती हैं किसी ऑब्जेक्ट को मेंटेन करने के लिए। मैम, संग्रहालय में जब हम किसी धरोहर या कलाकृति को लेकर के आते हैं तो उसके रख रखाव के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन क्या कुछ और ऐसी भी चीज़ें हैं जिसका उस दौरान ध्यान रखा जाता है, या एज अ क्यूरेटर आप लोग ज़्यादा उस तरफ फोकस करते हैं ताकि वो चीज़ें डिस्ट्रॉय ना हो या ख़राब ना हो या लंबे समय तक वो चलें? जी, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं गैलरी के अंदर तो सबसे पहले एसेंशियल कंडीशन है कि वो फ्रेजाइल नहीं हो, या फिर अगर फ्रेजाइल है भी और लेकिन जो है इतिहास की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले उसकी हम मजबूती प्रदान करते हैं कंजर्वेटर्स के थ्रू। देन दूसरी चीज़ सबसे ज़रूरी है कि वो डस्ट फ्री होनी चाहिए और मॉइस्चर फ्री होनी चाहिए। इसके बाद जो है फिर हमारा कंजर्वेशन का जो डेली वर्क है वो स्टार्ट हो जाता है। मैम, एक और चीज़ हम समझना चाहते हैं कि भारत सरकार की इस तरफ या यूनेस्को की क्या कुछ स्पेसिफिक कुछ नीतियां हैं ताकि धरोहरों को ज़्यादा बेहतर तरीके से संरक्षित किया जाए या उनके कंजर्वेशन के लिए ज़्यादा बेहतर अप्रोच हम अपनी तरफ से लगा सकें? जी, यूजुअली गवर्नमेंट सेक्टर में है, कहीं जगह फ़ंड है, कहीं नहीं है गरीब राज्यों में। तो इसके लिए जो है भारत सरकार ने एक नई नीति स्टार्ट की जिसे एडॉप्ट अ हेरिटेज कहा जाता है। इसमें दिल्ली सरकार ने सबसे पहले इसको अडॉप्ट किया, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किया है। इसमें जो प्राइवेट कंपनीज़ है उनका जो CSR फंड है उसके थ्रू जो है ये मेंटेन करती हैं। जैसे आप कोई बच्चा गोद लेते हैं, उसकी पढ़ाई से लेके बड़े होने तक सब आप ध्यान रखते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। तो वैसे वो एक साइट को गोद ले लेते हैं और उसकी जिस भी तरह की मेंटेनेंस होती है उसका वो लोग ध्यान रखते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर से निकल के और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उस पे जो है गवर्नमेंट ध्यान दे रही है कि वो अडॉप्ट करे साइट को और उसका ध्यान रखे। तो ये एक नई नीति है जो करंट ट्रेंड में चल रही है। मैम, एक और चीज़ समझना चाहते हैं कि यूनेस्को, जैसा कि आपने कहा कि वो फंड भी करती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या यूनेस्को ही फंड करती है या कोई और ऐसी संस्थाएं भी हैं जो धरोहरों के संरक्षण के लिए कुछ फंड करती हैं? जी, अभी तक तो यूनेस्को ही सबसे बड़ी संस्था रही है जो इस तरह की चीज़ों में फ़ंड करती आ रही है। इसके अलावा ICCR है, वो हालांकि संरक्षण के लिए तो फ़ंड नहीं देती है लेकिन जो कल्चर रिलेशनशिप हैं उसके लिए वो फ़ंड देती है। विदेशों से या फिर और किसी जगहों से भारत के स्थलों पे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना, कल्चर रिलेशंस को मेंटेन करना, वो सब के लिए वो लोग फ़ंड करते हैं। जी। मैम, इस पूरी सांस्कृतिक विरासत को संजोने के लिए, जैसा कि आपने कहा कि आप लोग कुछ गतिविधियां कराते हैं, और क्या कुछ अवेयरनेस की कोई प्लान है बिहार संग्रहालय या पटना संग्रहालय की तरफ से या बिहार सरकार की तरफ से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस मुहिम से जुड़ सकें, धरोहरों का सम्मान कर सकें? देखिए, समय समय पे हम लोग जो गतिविधियां ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें तो हमारे जो भी आगंतुक हैं वो जुड़ते ही हैं। साथ में अभी हमने दायरा और बढ़ाया है कि विदेशों में जो भारतीय संस्कृति बसी है बाद के समय में जाके, उसको भी हम हाईलाइट कर सकें। तो रिसेंटली हमारे महानिदेशक बिहार संग्रहालय के प्रयासों से इस साल हम लोग जो है म्यूज़ियम बिनाले कराने जा रहे हैं 2025 में। उसमें जो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका में जो डायस्पोरिक लोग जाकर बसे हैं उनकी एग्जीबिशंस यहाँ पे लाई जाएँ और यहाँ की जो माइग्रेशन हुआ है बिहार से वो अपने पूर्वजों को लोग देख सकें। तो अब दायरा हम बढ़ा रहे हैं और विदेशों से भी जो है एग्जीबिशन यहाँ लेकर आ रहे हैं। तो ये योजना बिहार संग्रहालय की है। मुझे लगता है जो गिरमिटिया मजदूर जो यहाँ से गए वो एक अच्छा कल्चरल एक्सचेंज भी होगा, मुझे लगता है। एक और बात हम आपसे समझना चाहते हैं, चूँकि आप क्यूरेटर हैं, वहाँ पर कई सारे लोग हर रोज़ विजिट करते हैं। विजिटर्स को आप क्या कुछ अपनी तरफ से सलाह देना चाहेंगी, क्योंकि बहुत ज़रूरत है धरोहरों का सम्मान, जैसा कि मैंने कि कहा पहले भी, तो इस सम्मान की प्रक्रिया में एक आगंतुक को भी कैसा बिहेव करना चाहिए या धरोहरों के प्रति उसको किस तरीके का सम्मान रखना चाहिए, इसके बारे में ज़रूर हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी, ये मैं एक्चुअली अपनी तरफ से बोलना भी चाहती थी कि ये जो फॉर्मल एजुकेशन है अभी की, उसमें कहीं ये नहीं सिखाया जाता कि विरासत के प्रति आपका उत्तरदायित्व क्या है और उसके प्रति आपको कैसे सम्मान रखना है। ऑफकोर्स इनफॉर्मल एजुकेशन के थ्रू प्रयास तो होते हैं लेकिन उतने सक्सेस नहीं है। तो मैं अपने आगे जो भी आगंतुक हैं हमारे संग्रहालय में आने वाले, उनको मैं यही कहूँगी, उसे टच मत करिए, वंडलिज्म मत करिए, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी उसे देखने के
लिए हमें अभी सही साबित रखना है। तो आप उसका सम्मान कीजिए, आप फ़ोटो खिंचाइए, उसके बारे में ज्ञान अर्जित कीजिए, लेकिन उन्हें टच मत कीजिए। तो ये चीज़ों की बहुत कमी है, और स्पेशली हमारे जो इंडियन विजिटर होते हैं उनका है कि जहाँ भी जाते हैं उन्हें टच करना होता है। तो इस चीज़ों के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगी कि उसका सम्मान करें धरोहर का। और मुझे लगता है कि वो अगली पीढ़ी तक तभी जा पाएगा जब अगर हम उसे संरक्षित करके रख पाएंगे। एक और सवाल है कि जैसे मूर्त और अमूर्त की हम चर्चा कर रहे थे, हम कई सारे ऐसे हेरिटेज प्लेसेस पे जाते हैं और उसे भी छूकर देखना चाहते हैं, और वहाँ भी लोग गंदगी या बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कर देते हैं जो कि धरोहरों के सम्मान के खिलाफ वाली चीज़ है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि उसके लिए वहाँ पे क्या कुछ ऐसी व्यवस्था आप लोग की तरफ से की गई है ताकि उसका बेहतर और अच्छा रख रखाव हो सके? टाइम टू टाइम आप लोग कैसे उसको मैनेज करते हैं? यूजुअली जो पूरा स्थल होते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी मैनेजमेंट्स होते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, और ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है कि एक एक विजिटर्स को मॉनिटर करना, लेकिन हमारा प्रयास होता है कि लोग उस पर नाम ना लिखें और किसी तरह की कोई गंदगी ना करें। बाकी हमारे वॉलंटियर्स होते हैं, वो भी आजकल काम कर रहे हैं, जैसे एनसीसी के बच्चे हैं, स्कॉट्स के बच्चे हैं। अच्छा। वो भी आके इस चीज़ों में जो है हमारा सहयोग करते हैं। विशी जी, विश्व धरोहर सप्ताह हम मना रहे हैं, इस पर अगर आप कोई एक छोटा सा संदेश अगर आप हमारे दर्शकों को देना चाहें। मैं यही कहूँगी कि ऑफकोर्स ये जागरूकता बढ़ाने के लिए ये सप्ताह मनाया जा रहा है, तो अपनी धरोहर के प्रति जागरूक रहें, और ना केवल आप बल्कि आपकी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसे भी जागरूक रखें। बच्चों के साथ हमेशा संग्रहालय विजिट करें या पुराने स्थलों को, और उसके बारे में महत्व को उनको समझाएं ताकि वो अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी उसके बारे में बता सकें। और मुझे लगता है कि हर वीकेंड तो अगर आप अपने बच्चों को इस तरीके के धरोहर वाले स्थल पर या फिर ऐसे स्थल पर लेकर के जाते हैं जो कि चिन्हित किए गए हैं, जो मार्क किए गए हैं, जो आपकी सभ्यता और संस्कृति को बताते हैं, अगर हम वहाँ अपने बच्चों को लेकर के जाते हैं तो मुझे लगता है कि हम अपनी पीढ़ी को एक बेहतर ज्ञान दे पाएंगे उनकी सभ्यता और उनकी संस्कृति के विषय में। मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आई, हमारे दर्शकों को आपने विश्व धरोहर सप्ताह पर इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब साहित्य की बात आती है तो ये एक ऐसी विधा है जिसमें रम जाने का मन करता है, और अगर कोई व्यक्ति इसमें रम जाता है और इसमें रच बस जाता है तो वो कई सारी चीज़ों को और एक्सप्लोर करता है, यानी कई और विधाओं को एक्सप्लोर करता है। हम जिस व्यक्तित्व से आज आपको मिलवाने वाले हैं उनके बारे में अगर मैं आपको बहुत छोटे में बताऊं तो वो साहित्य प्रेमी हैं। साहित्य के प्रति जो उनका लगाव है वो उन्हें और कई सारी विधाओं में ले गया। जैसे उन्होंने कहानियाँ लिखी, लेकिन कहानियों से भी दिल नहीं भरा क्योंकि कहानियाँ तो छोटी होती हैं, यानी छोटे अफसानों से दिल नहीं भरा। अब चलते हैं दास्तान की तरफ। तो उन्होंने लिखी एक उपन्यास भी उतनी ही कमाल की लिखी, लेकिन इन्हीं कहानियों और उपन्यासों में जो किरदार वो गढ़ रहे थे उसी किरदार को कभी निभाने की भी इच्छा हुई तो ऑन स्क्रीन जाकर के अभिनय भी किया। साथ ही आपको बता दूं कि कई सारी शॉर्ट फिल्में बनाई और उसके अलावा बड़ी फिल्में यानी फीचर फिल्म जिसे आप कहते हैं वो भी बनाई हैं, और काफ़ी कुछ काम किया है। और इस रचना क्रम में रचते बसते हुए वो आज डीडी बिहार के इस मंच पर आए हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आज के अपने गेस्ट का। जी, आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं राकेश कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू रचना जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, और तमाम बिहार वासियों को मैं नमस्कार करता हूँ, और अपने जो तारीफ़ करा शुक्रिया उसके लिए। जैसे साहित्य के विषय में जो बातचीत है, अमूमन मैं देखता हूँ कि बचपन से ही हमें नानी दादी की कहानियाँ जो हैं, मुझे लगता है शुरुआत वहीं से होती है, और हमारी भी दादी कहानियाँ सुनाया करती थी और वो सुनना बड़ा अच्छा लगता था। और फिर धीरे धीरे जब आप आगे स्कूल्स और कॉलेज ऐसे बढ़ते हैं तो तमाम जो रचनाकार हैं, जिसमें प्रेमचंद हैं, आपके चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, तो ऐसी रचनाओं से रूबरू होते हैं आप। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आप जब इसका बृहत एक बड़ा एक रूप देखते हैं तो उसमें आपको लगता है कि अपनी तरफ से भी कुछ किया जाए। तो मैं अब अपने बारे में बताऊं तो मैं बिहार पटना से हूं, और शुरुआती जैसे कहा जाए कि कोई घर में कुछ इस तरीके से तो नहीं था कि कोई बहुत कोई लेखक हो या कोई नाट्य प्रेमी हो या कोई सिनेमा प्रेमी हो।
बट ये था कि घर का माहौल ये था कि सिनेमा के प्रति मतलब उत्सुकता और देखने का एक कल्चर था। तो बचपन से ही मतलब छुटपन से ही मैं मम्मी के साथ पापा के साथ सिनेमा देखने मतलब जाया करता था। तो सिनेमा का एक प्रभाव रहा है। और फिर ये कैसे धीरे धीरे, मुझे याद है कि जब मेरी उम्र रही होगी 14-15 साल की, तो मैंने एक फिल्म देखी थी, जंजीर, बच्चन साहब की फिल्म थी। तो मुझे ये लगा कि उससे पहले मुझे थोड़ा सा सिनेमा थोड़ा सा ड्रामेटिक, अभिनय भी बड़ा ड्रामेटिक मुझे लगता था, लेकिन अभिनय के प्रति जो रुझान हुआ तो वो फिल्म देखने के बाद मुझे ये लगा कि कोई एक शख्स कैसे ये पूरे 3 घंटे एक मनोभाव को वो अपने अभिनय द्वारा उसको संचालित करता है, उसको ले जाता है और दर्शकों को बांधे रखता है। तो देन उस समय मुझे, मैं सच कहूँ तो अभिनय मुझे ये लगा कि ये आसान काम नहीं है, मुझे वो एक चैलेंज करता हुआ लगा। मतलब और उससे मुझे ये भी नहीं था कि इस काम में, मतलब एक होता है कि लोग ये बोलते हैं कि इसमें इकोनॉमिक बहुत पैसे का ये होता है, लेकिन उससे मुझे वो कुछ पता नहीं था। मुझे लगा कि ये जो वर्क है ये चैलेंजिंग काम है, ये आसान काम नहीं है। क्योंकि पीछे भी हम लोग देखा करते थे बहुत ड्रामेटिक एक्टिंग, तो मुझे लगता था कि चलो वो तो फनी सा है, बट ये जो मनोभाव है अभिनय के द्वारा आप एक संसार रचते हैं और वो दर्शकों के मनोभाव को कैसे कवर अप करता है और अपनी छाप छोड़ता है। तो यानी आपको ड्रामा में बहुत रुचि उसी समय से जागृत होने लगी थी। लेकिन चूंकि अब हम बात अभी कर रहे थे तो आपके बारे में जब मैं कह भी रही थी, बात भी कर रही थी, तो साहित्य प्रेमी, जैसा कि मैंने आपको कहा, आप आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हैं और वहाँ से फिर साथ ही साथ पैरेलली अगर मैं कहूँ तो सिनेमा भी चल रहा था, आप देख रहे थे, सिनेमा देखते हुए बढ़ रहे थे। लेकिन अभिनय क्या उस समय आपको अट्रैक्ट कर रहा था सिर्फ देख करके, या लगा कि अब चलो इससे सीखने की भी ज़रूरत है, कुछ इसमें स्किल डेवलप कर लेते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे शुरू से ही ये लगता रहा है कि ये सीखा जाना चाहिए। ये मतलब बहुत सारे ऐसे लोग ये बातचीत करते हैं कि ये बॉर्न होता है, टैलेंट होता है, बट उसके लिए आपको एक प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने तो नेशनल स्कूल ड्रामा भी ट्राई करा था, लेकिन मतलब वहाँ हो नहीं पाया। तो फिर मैं पटना में बहुत सारी संस्थाओं के साथ मैंने काम किया है, यहाँ भी बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम करके सीखा है। और फिर उसके बाद मैं ये आफ्टर ग्रेजुएशन में दिल्ली गया, और दिल्ली मैंने बैरी जॉन, एक बहुत बड़ा नाम है अपने एक्टिंग कोच जिसको कहा जाता है, तो उनके साथ जुड़ा। मैं 3-4 साल रहा उनके साथ, मतलब काफ़ी मतलब नाटकों में काम करा। तो ये है कि आप अभिनय, आपको एक क्राफ्ट पता होता है, बट क्राफ्ट के लिए उसको, जैसे ये आप ऐसे समझ लीजिए, अच्छा एक बड़ी अजीब सी धारणा बनी हुई है लोगों को, जो मैं थोड़ा सा उसको क्लियर करूँगा कि वो ये सोचते हैं कि अभिनय ऐसे ही आ जाता, अभिनय के लिए पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अभिनेता को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, और हर रोज़ पढ़ने की ज़रूरत है, हर रोज़ पढ़ने। अब से मेरी बात हो रही है तो मैं कहता भी आपसे, मैंने कहा भी था कि मतलब ना पढ़ूँ तो मुझे लगता है आज का दिन जो है खाली खाली सा गया। तो ये ज़रूरी इसलिए है कि एक अभिनेता को अपने समाज के बारे में, परिवेश के बारे में, आसपास क्या चल रहा है, वो इतिहास के बारे में, वो जब तक उसे जानकारी नहीं होगी, उसे नॉलेज नहीं होगा, देन मतलब कांट यू डू दैट, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ बेहतर कर लें। जी, मैं ये भी एक चीज़ समझना चाह रही थी कि जैसे आपने कहा कि शुरुआती समय में आपने खूब सारे नाटक किए, फिर यहाँ से आप दिल्ली भी गए, वहाँ पे भी आपने वर्कशॉप्स ली और काफ़ी सारे क्लासेस किए, नाटक भी किए। फिल्मों की तरफ रुझान कैसे हुआ? क्यों लगा कि अब नाटकों से अब अपने आप को थोड़ा 1 स्टेप और अहेड ले जाने की ज़रूरत है और अब फिल्मों की तरफ, यानी माया नगरी की तरफ जाने की अब ज़रूरत महसूस हो रही है? अच्छा रचना जी, क्या है कि सिनेमा जैसे कि आप नाटक करते हैं, नाटक भी अपने आप में एक बड़ी विधा है, एक बड़ा क्राफ्ट है, और उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, तब हम एक नाटक तैयार करते हैं, क्योंकि बहुत ही जुझारूपन वाला काम है वो भी। मतलब सिनेमा के निर्माण में जितना वक्त लगता है तो वो सेम नाटक में भी है, बट नाटक की अपनी एक सीमा है। वो आप एक साथ 1000 दर्शकों को कर सकते हैं ऑडी में, बट सिनेमा
सिनेमा इससे परे है, आप एक साथ लाखों करोड़ों लोगों के साथ मास ऑडियंस के पास एक साथ वन टाइम पहुंच सकते हैं। तो कोई भी अभिनेता हो या कोई भी इस तरीके का रचनाकार हो तो वो चाहेगा कि अपनी बात बड़े ऑडियंस की तरफ पहुंचाया जाए, है ना, कि मतलब भाई हमें 100 लोग ही मेरी बात क्यों ये करें, तो भाई हमें हज़ार लाखों करोड़ लोग जाने, मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। तो ये सिनेमा और नाटक के साथ ये है, नाटक के साथ थोड़ी अपनी सीमा है कि मतलब आप बहुत सारे ऑडियंस के साथ एक साथ आप नहीं पहुंच सकते, और सिनेमा में ये है कि आप बहुत सारे ऑडियंस के साथ एक साथ अपनी बातचीत कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, जो आप कहना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं। तो आपने कुछ इंडिपेंडेंट सिनेमा भी बनाया है सर, आपने कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई, उसके बारे में भी ज़रूर बताइए। आपने दुख नाम की एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, हाँ, उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। वो फिल्म है एंटन चेखव है, रसिया के राइटर हैं, बड़े मतलब बेहतर राइटर हैं। तो और अच्छा, वो मुझे बहुत शुरू से ही बड़े मेरे प्रिय लेखक रहे हैं एंटन चेखव। तो जब मैंने दुख पढ़ा था तो ये बहुत पहले की बात है, मुझे 5-6 साल पहले मैंने बनाया था ये, लेकिन उससे ही पहले मुझे लगता था कि कभी ऐसा कुछ हुआ कि तो इस पर मैं फिल्म बनाऊंगा, शॉर्ट फिल्म। और वो देखिए आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब इसको मैंने उनके कहानी पे अडॉप्ट करा इंडियन कंसर्न में और दुख नाम दिया है। वो ऐसे ग्रिफ है, इंग्लिश में अगर आप जाएंगी तो एंटन चेखव का ग्रिफ स्टोरी है, उसको हमने दुख करके वो बनाया हम लोगों ने मिलके। और एक प्रोडक्शन है सिल्क क्रिएटिव कॉर्नर प्रोडक्शन, जो मेरा प्रोडक्शन है, उसी से मैं छोटी छोटी फिल्में मतलब बनाता रहता हूँ। और सर मैं चाहूँगी कि दुख की एक छोटी सी क्लिप जो है वो हमारे ऑडियंस भी देखे, ताकि उन्हें पता चले कि आपने क्या कुछ कमाल किया है उस शॉर्ट फिल्म में। तो आइए देखते हैं दुख शॉर्ट फिल्म का ये क्लिप। सर आप क्या काम करते हैं? मैं एक एनजीओ चलाता हूँ। बचपन से ही मुझे बच्चों से बहुत प्यार था। मेरी दिली ख्वाहिश रही है कि मैं बच्चों के हित के लिए कुछ काम करूँ। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ साहब। अपनों के बिछड़ने का गम बिल्कुल एक तूफ़ान की तरह होता है, और जब तक ये तूफ़ान सीने में रहता है तब तक तबाही और बर्बादी निश्चित रहती है साहब। तुम्हें लगता है बुखार की वजह से कोई मर सकता है? मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन 2 दिन हुए मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। जब वो बीमार थी तो मैंने भगवान के दरवाजे पर भी सर फटके मिन्नतें की, लेकिन कुछ नहीं। अब तो वो स्कूल भी जाने लगी थी। जब स्कूल से आती थी तो मुझे पोएम सुनाया करती थी। बाबा ब्लैक सी, हैव यू एनी वुल? यस सर, यस सर। 3 बैग फुल। हो सकता है मेरे ड्राइवर होने की वजह से उसके इलाज में कोताही की हो। कुछ दिन पहले उसके लिए मैंने लाल कलर की फ्रॉक खरीदी थी। वो डांस भी कर रही थी। उसे पढ़ाना चाहता था, पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था, लेकिन सिर्फ बुखार की वजह से
बातचीत में आगे बढ़ते हैं राकेश जी, जैसा कि आपने शॉर्ट फिल्में भी बनाई, उसके अलावा आपने कुछ एड्स भी बनाए हैं, और अगर मैं बात करूं तो एड्स की तरफ कैसे रुझान गया, कैसे लगा कि एड भी बनाने चाहिए? एड्स मैंने एक्ट किया उसमें, बनाया नहीं है वो। एड्स बेसिकली क्या है कि एक सर्वाइवल का ये होता है। जैसे हम लोग कभी डबिंग का काम कर लेते हैं, एज एन एक्टर मैं वर्कशॉप ले लेता हूँ बच्चों को एक्टिंग सिखाने के लिए, क्योंकि अब जब आप फ्रीलांसिंग में थोड़ी सी परेशानी तो होती है कि ये कोई तयशुदा कोई जॉब तो है नहीं, तो उसमें क्या होता है कि कभी आपको एड फिल्में करनी पड़ती हैं फॉर द सर्वाइवल, कभी आपको डबिंग करना पड़ता है, कभी आप वर्कशॉप लेते हैं, है ना। नाटकों से ये सिलसिला शुरू हुआ, शॉर्ट फिल्म्स, देन एड फिल्म्स, और उसके बाद एक बड़ी फीचर फिल्म, जिसे लंबी फिल्म भी कहते हैं, एक फीचर फिल्म की तरफ आने का दिल कैसे हुआ? कैसे लगा कि अब जो है छोटी फिल्मों से कुछ नहीं होने वाला है, अब कुछ बड़ा करना होगा? बेसिकली ये छोटी, मैं सबसे ये कहता भी हूँ कि जो मेरी छोटी छोटी फिल्में हैं ये अगर ना बनाता तो मैं ये जो अभी मैंने फीचर फिल्म बनाई है उसकी हिम्मत नहीं आती। ये मेरे लिए ना ये सीखने का प्रोसेस था, इसलिए मैं थैंक्स कहता हूँ ये शॉर्ट फिल्म्स को कि जिसने हमें हिम्मत दिया और मुझे इस तरफ ले जाने का शॉर्ट फिल्मों का ही एक वो रहा है, मतलब योगदान रहा है कि मैं बड़ी फिल्म बनाने का मतलब सोच पाए तो मतलब बिल्कुल वो इम्पॉसिबल होता कि मतलब आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि छोटी फिल्मों में आप वो तमाम नुआंसेस जो परेशानियां होती हैं, जो स्ट्रगल होता है, आप कर चुके होते हैं, तो एक प्रैक्टिस हो चुकी होती है। तो फीचर फिल्म तो था ही शुरू से ही। आपसे मेरी कल भी बात हुई तो मैंने बोला था आपसे कि जब मैं बॉम्बे गया, जैसे आप एक रचना कर्म का एक ऐसा वर्क है, ये क्रिएटिव फील्ड ऐसा है कि शुरुआत में तो आदमी एक ऐसे करके आता है कि मुझे अभिनय करना है, एक्टिंग करना है, लेकिन जब आप इस क्रिएटिव फील्ड में आते हैं, आप फिल्म, नाटक, तो उसमें क्या होता है कि सारी चीज़ें एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई हैं। अब मैं लेखन को अलग नहीं कर सकता नाट्य विधा से या सिनेमा विधा से। आपको सिनेमा के लिए लेखन को देखना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। नाटक के लिए भी आपको लेखन में आना पड़ेगा। और मैं तमाम जो अभिनय करना चाहते हैं या कहीं, उनको कहता हूँ आपको रोज मतलब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक आपका पढ़ाई जो है वो बेसिक है, वहीं से बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम अपना एक जीवन जी रहे हैं लेकिन सामने दूसरा जीवन कैसा है वो मुझे लगता है कि किताबों से ही मिल पाएगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। तो हाँ, आप बात कर रही थी फीचर फिल्म का, तो शॉर्ट फिल्म एक आप कह सकती हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप करते हुए आना, तो मुझे पॉइंट मतलब फीचर फिल्म पे ही था। और फीचर फिल्म का भी एक मेरा खुद का एक नज़रिया ये है कि सिनेमा को मैं सिर्फ ऐसे नहीं देखता हूँ कि इसको सिर्फ इंटरटेनमेंट हो, इंटरटेनमेंट एक पार्ट है इसका, बट आई थिंक दैट कि सिनेमा एक मैसेजेबल हो, मतलब कुछ तो ऐसा हो कि जैसे मैं अभी जो मैंने फिल्म बनाई है, और वैसे ही मेरे पास बहुत सारी मतलब 4-5 स्क्रिप्ट्स रखी हुई हैं लिख के, तो सब में मैसेज है, कहीं ना कहीं किसी महिलाओं के हित के लिए बात है, तो कोई सामाजिक मुद्दे पे बातचीत है। अब ये जो मेरी फिल्म है देव इन डार्क जो हमने बनाई है, ये बेस्ड ऑन द देवदास। अच्छा। एक और देवदास का कंसर्न मैं ये देखता हूँ कि देवदास एक इमोशंस है, भाव है, जो हर एक नौजवान कभी ना कभी वो फील करता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि देवदास, कोई कहता है यार इतना ज़्यादा रिपीट क्यों होता है ये सब्जेक्ट, हम कि रिपीट इसलिए होता है कि ये इसके चांसेस इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं रिपीट करने की, एक भाव है और हर आदमी कभी ना कभी इसको फील करता है, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ भाव है। हाँ, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ भाव है। और उसको आप जब फिल्माते हैं तो मैंने इसको ऐसे करा कि इसको उस जो देवदास का जो बुक वाला वर्जन है जिसमें शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, तो उसमें एक डिस्ट्रॉय हुआ, मतलब एक बर्बाद हुआ कैरेक्टर दिखता है। बट मैं इस कैरेक्टर को मैंने बर्बाद नहीं करा है। ये एक रात मतलब 70% फिल्म एक रात की है। अच्छा। वो जो प्रोटैगनिस्ट है वो लगातार लोअर डेप्थ के लोगों से मिलता है, ऑटो रिक्शे वाले से और भी बहुत सारे लोअर डेप्थ लोगों से मिलता है रात के दिल्ली के सड़कों पे, गलियों में। देन आफ्टर दैट वो रियलाइज़ करता है कि मतलब यार मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल ये क्या मैं जी रहा हूँ, और नहीं मैं बेहतर बनूँगा।
तो उस तरीके से फिर वे फिल्म ऐसे खत्म होती है। मतलब पुरानी जो फिल्म है देवदास, उसमें तो देवदास वो कैरेक्टर ही खत्म हो जाता है, यहाँ कम से कम ये कैरेक्टर एक नई जिंदगी ढूंढ रहा है। नई जिंदगी ढूंढ रहा है जी। देव इन डार्क इस फिल्म का आप जिक्र अभी कर रहे हैं, उसी से जुड़ा एक छोटा सा क्लिप है हमारे पास, वो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं देव इन डार्क फिल्म का ये छोटा सा क्लिप। टूटा हूँ इसका दार दिल, धड़के दर बदर जीना हुआ मुश्किल, जैसे मोती में लिखता जहर। सब निशान दुख के नहीं होते, मेरे ये निशान मुझे तुमसे बांधे रखते हैं। के दर बदर जीना हुआ मुश्किल, जैसे मोती में लिपा जहर जहर। जी हाँ, तो देवदास का ही एक अगला वर्जन है देव इन डार्क, और ये बहुत ही शानदार क्लिप अभी आप देख रहे थे। राकेश जी, बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। और उसके साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि आपके व्यक्तित्व के दूसरे पक्षों पर भी बात होनी चाहिए। आपने अभी एक कहानी संग्रह भी लिखा है, क्या बताना चाहते हैं उसके बारे में? सॉरी रचना जी, कहानी संग्रह नहीं, अभी मेरी बुक आई है रिवर्स फायर उपन्यास जी। कहानी संग्रह अभी प्रकाशित होने वाली है। अच्छा। प्रकाशक लोगों से बातचीत चल रही है मेरी। तो रिवर्स फायर बेसिकली मैं पैरेलल चीज़ें ले चल रहा था, साथ में सिनेमा और कहानियाँ लिखना। तो ये एक लंबी कहानी थी। अच्छा। तो मैं लंबी कहानी मतलब तो मैं जब हंस पत्रिका में ले गया तो उसमें उन लोगों ने बोला कि अभी तो लंबा समय लगेगा, 2-3 महीना आपके मतलब आप दे दीजिए छपने में। तो वहाँ एक नाम भूल रहा हूँ मैं, बड़े कवि हैं, वो बैठे हुए थे। उन्होंने बोला कि राकेश, जो तुमने सुनाया है ये इसमें उपन्यास की झलक दिख रही है मुझे, तो तुम अगर इस पे वर्कआउट करना चाहो तो ये उपन्यास हाँ, ये उपन्यास की शक्ल ले सकता है। तो फिर मैं वो भूल गया था वो। फिर अचानक मैं एम्प्टी टाइम था, मुझे लगा कि मतलब थोड़ा सा समय है मेरे पास, तो क्या तो मैं रिविजिट कर रहा था अपने वो लंबी कहानी जो रिवर्स फायर अभी आई है। तो उसका पहले नाम था पिस्तौलनामा करके, ऐसे ये मतलब वो कहानी में जो नाम था पिस्तौलनामा था। फिर ऐसे आते हुए रिवर्स फायर आया, ये उपन्यास की शक्ल लेने के बाद। तो मैंने सोचा कि देखते हैं सर जो कह रहे थे वो क्या कुछ हो सकता क्या। तो फिर जब मैंने रिविजिट करा तो बीच में मुझे लगा कि हाँ कुछ बातें हो सकती हैं। तो फिर वो 12 अध्याय का 12 चैप्टर का उपन्यास, हाँ 150 पन्ने का उपन्यास है। अमेज़ॉन पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है, रिवर्स फायर राकेश राय के नाम से जी। तो और काफ़ी मतलब जो लोग पढ़ रहे हैं काफ़ी उनका अच्छा एक और उस पे फिल्म बनाने का भी विचार हाँ, है वो बॉम्बे से कुछ प्रोडक्शन हाउस में मतलब अभी कुछ दिन लगता है 10 दिन पहले ही बॉम्बे से मेरे एक दोस्त ने फ़ोन करा था कि मैं पुणे जा रहा हूँ तुम्हारा उपन्यास लेके और मीटिंग है मतलब किसी प्रोड्यूसर वाटर। तो मैंने बोला कि इट्स अ गुड। तो वो भी प्रक्रिया है, रिवर्स फायर पे लोग काम करना भी चाह रहे हैं। अच्छा। तो देखते हैं वो कब पूरा होता है। मुझे अच्छा भी लगा कि उस पर फिल्म बने, तो क्योंकि बहुत ही लगभग 1-1.25 साल मैंने उस पर लगाए हैं, मतलब बिल्कुल ये उसको उपन्यास है करने में। मैं चाहूँगा कि और फिल्म के लिए वो बहुत ही ड्रामेटिक स्क्रिप्ट भी है। वो ये बेसिकली ऑन द पिस्टल की कहानी है, एक पिस्तौल की स्टोरी है वो, और कैसे वो सोशल कंसर्न में वो आपके कास्टिज्म को वो कवर करता है, रिलीजन के पॉइंट व्यू से कवर करता है, फिर क्लास को कवर करता है। वो पिस्टल मूव करती है मतलब जहाँ जहाँ वो मतलब वो जाती है, फिर फाइनली जो है कि वो अपने ऑनर को ही किल करती है। अच्छा। तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे देखता हूँ कि अगर आपने कोई नेगेटिव एनर्जी आपने थ्रो करा है तो देन आफ्टर दैट द सर्किल मूव ऑन यू। तो ये मेरा थोड़ा सा इस उपन्यास को लिखने का ये पॉइंट था। तो कहानियाँ या कुछ भी हो, अच्छा मेरा लिखने का ये भी है, कहानियाँ लिखूँ या उपन्यास लिखूँ, मेरा कंसर्न होता है कि जब तक उसमें कुछ एक सोशल कंसर्न ना हो, सोशल कॉज, हाँ सोशल कॉज हो, और दूसरा पक्ष मेरा ये रहता है कि मैं इंगेज रखूं। मतलब
कहानी का क्राफ्ट ये होना चाहिए कि जैसे जितने भी बड़े जो क्लासिक्स मतलब चीज़ें हैं उसमें आप देखेंगी कि वो इंगेजिंग है वो, मतलब वो एक और जैसे एक होता है कि मैं रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। ये जो कहानी अभी जो कहानी संग्रह आ रही है बहन की डायरी, तो इसमें ये जो कहानी है बहन की डायरी 8 साल पहले मुझे लगा कि इसको लिखूंगा मैं। अच्छा। बट वो मुझे वो इंगेजिंग पॉइंट नहीं मिल रहा था कि इसको रिपोर्टिंग नहीं करना चाहिए था, चाहता था मैं अखबार की तरह। अचानक इधर 1 साल पहले मुझे वो पॉइंट मिल गया जो कि जिसमें कहानीपन दिखेगा। अच्छा। मतलब लोग उससे पढ़ते हुए एक कहानी आपको वो लगे कि हाँ कुछ कहानीपन है इसमें, मतलब ऐसे सपाट सा नहीं लगना चाहिए। आपकी भाषा, आपका पूरा एक जो कैरेक्टर्स है वो किस तरीके से डील करता है, वो सारी चीज़ें, तो वो मतलब ध्यान रखते हुए कितनी कहानियां हैं सर बहन की डायरी ये जो इसमें लगभग रचना जी 13-14 कहानियां हैं। अच्छा। और ये भी मे बी 120 पन्ने ऐसे करके अभी जाएगी, तो वो करके तो कहानियां, उपन्यास और साल में 1-2 प्ले। और अभी मैं फिर से शुरू मैंने किया है, जब मैं बैरी सर के साथ थिएटर कर रहा था दिल्ली में, तो मैं गुलजार की कहानी है खौफ, वो एकल प्ले है, वो एकल नाटक, हाँ एकल नाटक है। तो वो मैं दिल्ली में उस समय किया करता था, कहीं भी कर देता था। कोई दोस्त के यहाँ गया, बोले कि यार करके दिखाओ, तो वहाँ कर देता था। मुझे फिर से वो मतलब शुरू करने का ये लग रहा है कि फिर से उसको स्टार्ट करूँगा। तो कहानियाँ, नाटक, उपन्यास और सिनेमा ये साथ साथ ये यात्रा पैरेलल चल रहा है। और राकेश जी एक और सवाल है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे बिहार के ऐसे बच्चे हैं जो इस प्रोफेशन को परस्यू करना चाहते हैं, वो एक्टिंग करना चाहते हैं या लेखन की ही विधा में जाना चाहते हैं। उन्हें आप क्या सजेस्ट करते हैं? जैसे आपने शुरू में कहा कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो वो डेवलप करके अगर इस तरफ जाते हैं तो उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा या उनको थोड़ा कम स्ट्रगल करना पड़ेगा? रचना जी क्या है कि ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, बहुत ज़रूरी बात है। ज़रूरी बात ये है कि पहले तो जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको पूरी तैयारी करनी होगी। अमूमन क्या होता है कि अमूमन अगर मैं अभिनय की बात करूं, पहले अभिनय की बात कर लेते हैं। अभिनय में क्या होता है कि लोग ये देखते हैं कि यार मैं बहुत अच्छा, कोई भी मेल फीमेल कोई भी, वो ये कि यार मैं लुक बड़ा अच्छा है यार, अब मैं, तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है। बट ऑन द स्टेज, ऑन द कैमरा, आप उसकी बारीकी को कैसे समझ रहे हैं, आपको उतने उसके नुआंसेस पता है कि नहीं। दूसरा, अगर आप अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या सिनेमा के दूसरे पक्ष को आप पकड़ना चाहते हैं या थिएटर में, तो आप देखिए कि अभी तक कितना बेहतर काम हो चुका है। अगर खुद को मापने की ज़रूरत होगी, भाई अब तक बेहतर काम कितना हो चुका, उससे मैं बेटर कितना कर सकता हूँ। अब आप अगर रिपीट करेंगे आज से 30 साल पहले की घटना को और चीज़ों को और अभिनय को क्रिएटिव चीज़ों को, तो वो फिर पुरानी लगेंगी। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, तो आप कितने, मतलब अब उसके लिए आपने कितनी तैयारी करी है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको पेशेंस के साथ, आपको धैर्य के साथ इस समय देना पड़ेगा और क्राफ्ट सीखना पड़ेगा। अचानक आप जंप करेंगे फिर आप फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे, क्योंकि ये बेसिकली क्या है कि ये बहुत ही, मैं इसको हतोत्साहित करने वाली बात नहीं है, बट स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये कोई तयशुदा जॉब नहीं, ये फ्रीलांस वर्क है। तो आपके, दूसरा मैं ये भी कहता हूँ लोगों को कि आप दूसरे स्किल्स भी साथ साथ लेके चलिए, डेवलप करके चलिए, ताकि आपने अगर अभिनय चुना है या सिनेमा में डायरेक्शन चुना है या नाटक चुना है, तो इकोनॉमिक का एक, मतलब सर्वाइवल का एक दूसरा स्किल भी, आप कम से कम पैसे आपके तो एक जरिया होना ही चाहिए जिस तरफ से वो आए, हाँ, कि कुछ आता रहे, तो ताकि आप अपना मेन काम कर, वही मोटिवेशन भी है सर, मनी इज मोटिवेशन, ये किसी ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि उसी से ही आप मोटिवेटेड रहते हैं, तभी आप किसी भी विधा को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। राकेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को आपने इतना समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है या सुझाव है तो उसे आप हमारे ईमेल आईडी पर लिखकर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो अगली सुबह ऐसे ही आप हमारा फिर से इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि बिहार बिहान लेकर हम सुबह 8 बजे कल फिर से आने वाले हैं। तो देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।